हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन में हमने ऐसे कलेक्शन के बारे में पढ़ा था जो डिफरेंट आइटम से मिलकर बने होते हैं, यानी कि क्रिएटेड बाय डिफरेंट आइटम्स। ऐसे कलेक्शन के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा। ठीक है। और आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम हमें आज भी कलेक्टिव नाउन ही पढ़ना है। और उम्मीद करता हूँ आज कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों खत्म करेंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से शुरू करना चाहिए बिना किसी देरी के। हमें ये सेशन शुरू कर ही लेना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। हेडिंग लगाएंगे आप सभी। हेडिंग लगाएंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं भाई? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे ऐसे कलेक्शन के बारे में जो सेम आइटम से मिलकर बने होते हैं या सेम आर्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं, यानी कि क्रिएटेड बाय सेम आइटम और सेम आर्टिकल्स। ठीक है। ऐसे ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। ठीक है। पॉइंट लिखेंगे आप। पॉइंट होगा क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड बाय सेम थिंग्स, सेम थिंग्स और आर्टिकल। ठीक है। क्रिएटेड बाय सेम थिंग्स और आर्टिकल इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप। ठीक है। यानी कि ऐसा कलेक्शन होगा जिसमें जो ग्रुप बनेगा उसमें सेम चीजें होंगी। यानी कि अगर 10 की संख्या में 10 सेम होंगी। ठीक है। अगर उस ग्रुप में 100 चीजें हैं, यानी 100 वस्तुएं हैं, तो वो 100 की 100 वस्तुएं सेम होंगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर इसका देखा जाए, इसके एग्जांपल्स कुछ होंगे। जैसे आप मान लीजिए लड़कियों का एक ग्रुप है। ठीक है। आप मान लीजिए लड़कियों का एक ग्रुप। ठीक है। लड़कियों का एक ग्रुप। लड़कियों को ग्रुप ग्रुप को क्या कहते हैं? बेबी। ठीक है। लड़कियों का ग्रुप क्या कहते हैं? बेबी ऑफ गर्ल्स। ये जो लड़कियों का ग्रुप होगा, यानी कि अगर 100 लड़कियां हैं तो उसमें 100 लड़कियां ही होंगी। ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसे पुलिस होगा। ठीक है। पुलिस में क्या होता है? सारे जो स्टाफ होते हैं उसमें, सारे पुलिस ही होते हैं। ठीक है। उसमें और कोई स्टाफ या किसी अदर डिपार्टमेंट का स्टाफ नहीं जाएगा। पुलिस तो पुलिस ही होती है। ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका लिखेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हो जाएगा कि पुलिस आर कमिंग। आप बताएंगे, मैं कुछ सेंटेंस में लिखूंगा, आप बताएंगे इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत। तो पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग। तो लिखेंगे द पुलिस इज कमिंग, द पुलिस इज, द पुलिस इज कमिंग। ठीक है। ये दो सेंटेंस हुए। द पुलिस आर कमिंग और द पुलिस इज कमिंग। एक और एग्जांपल लिखेंगे। द पुलिस, द पुलिस आर looking, the the police are looking into the matter, into the matter। ठीक है। the police are looking into the matter। फिर लिखेंगे
द पुलिस इज द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। ठीक है, ये मैंने 4 सेंटेंसेस लिखा है। मैंने क्या लिखा है? 4 सेंटेंसेस लिखा है। द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस इज कमिंग, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, या फिर द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। इसमें मेन बात क्या है पता है? यहाँ पे हमको ये सीखने को मिलेगा कि ये जो क्रिएटेड बाय सेम थिंग्स या सेम आर्टिकल इन अ ग्रुप होते हैं, उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, आपके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, आप वो बताइए, कमेंट्स में बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब सही होगी। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब सही होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रुप्स होंगे यानी कि क्रिएटेड बाय सेम थिंग्स या सेम आइटम्स या सेम आर्टिकल इन अ ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो होंगे वे हमेशा प्लूरल होंगे। ठीक है, वे हमेशा प्लूरल होंगे। इसमें किसी भी प्रकार से यस या ईएस का यूज करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और ये जब प्लूरल होंगे तो इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा मेरे भाई? हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो याद रहे, इन वर्ड्स को जैसे पुलिस है, इनमें यस या ईएस लगा करके किसी भी प्रकार से इसको प्लूरल नहीं बना सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। ठीक है, और इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इसलिए हमारे ये जो चारों सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इसमें से ये सेंटेंस हमारा सही होगा और ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ये दोनों सेंटेंसेस गलत होंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है भाई, यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में सिमिलर हेल्पिंग वर्ब यूज होने के कारण ये दोनों सेंटेंस गलत होंगे। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई होगी सारी चीजें। ठीक, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, आप लिख लीजिए पॉइंट बना करके, पॉइंट बना करके आप लिखेंगे ये जो कलेक्टिव नाउन होंगे, कलेक्टिव नाउन आप ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार के जो कलेक्टिव नाउन होंगे, इस प्रकार के जो कलेक्टिव नाउन होंगे वे क्या होंगे? वे हमेशा कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। ठीक है, प्लूरल होने के कारण, प्लूरल होने के कारण इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। और इस कलेक्टिव नाउन में यानी कि एसएस वर्ड्स में, ठीक है, इस प्रकार के कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स में किसी भी प्रकार का यस या ईएस का यूज करके प्लूरल बनाना गलत होगा। ठीक है, कैसा होगा? गलत होगा। यानी कि इसमें यस या ईएस जोड़ करके, यस या ईएस जोड़ करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से यस या ईएस जोड़ करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इसी का एक एग्जाम्पल कैटल है, कैटल। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल क्या है? कैटल है। कैटल को आप कैटल लिखेंगे, वो प्लूरल हमेशा होता है। आप कैटल, कैटल्स नहीं होगा कहीं पे। अगर आपको कहीं भी कैटल्स लिखा हुआ मिल जाए ना और आपको एरर पूछा हो, तो एरर भाई वही है, वहीं पर एरर है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, जितने ऐसे इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स होंगे हम ढेर सारे लेंगे प्रैक्टिस क्लास में। ठीक है भाई, अभी आप चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को जो है आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए सिर्फ। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर? उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझा पा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा हुआ यहाँ पर समाप्त। यानी कि क्रिएटेड बाय सेम थिंग और सेम आर्टिकल इन अ ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। इन सारी चीजों की अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस के लिए कम एग्जांपल्स मिल रहे हैं, तो भाई मैं एग्जांपल करवाऊंगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे
मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा प्रैक्टिस क्लासेस में, जो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें क्लियरिटी ले आइए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस करते टाइम आपको, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूं और आप उसका जवाब बता दें। ठीक है, इस लेवल तक आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो भाई मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, इसमें जो कलेक्शन होता है वो तीन प्रकार का होता है। यानी कि इनमें जो ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, जिसमें जो ग्रुप्स बनते हैं वो तीन प्रकार से बनते हैं। जिसमें मैंने पहला बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का जब ग्रुप होगा, ठीक है, वो एक कलेक्शन होगा। फिर आज हमने पढ़ा है एक ऐसा कलेक्शन होगा जिसमें सारे आइटम्स सेम होंगे, सारे थिंग्स जो होंगे सेम होंगे, सारे आर्टिकल क्या होंगे, सेम होंगे। इसके बाद मैंने बताया था एक थॉट के बेस पे होता है। ठीक है, वो हमारा माइंड बताता है कि ये यहाँ पर किस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार का कलेक्शन है। ठीक है, तो समझते हैं उसको। देखिए भाई, अगर मान लीजिए कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, ठीक है, कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, उसे 5 जजेस की जो है बेंच में होगी। बेंच पता है ना आपको, किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए 5 लोगों का ग्रुप बनता है। ठीक है, 5 जजेस का ग्रुप बनता है, या जितने भी जजेस का ग्रुप बनता हो वो हमेशा ऑड नंबर में बनता है। ठीक है, तो उस वो जो ग्रुप होगा जजेस का, उसी को बेंच कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए बेंच का बेंच बना हुआ है आप कोर्ट में, और मान लीजिए कोई सा भी केस है, मान लीजिए 5 जज हैं उस बेंच में, और उस केस की सुनवाई हो रही है। ठीक है, और फाइनल डिसीजन देने की बारी आती है, तो उसमें से जो, मान लीजिए 3 जज ऐसे हैं, मान लीजिए उसमें से जो 3 जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस पर ये सारा आरोप लगा हुआ है, जिस पर ये सारा आरोप लगा हुआ है वो सच में आरोपी है, यानी कि वो सच में क्रिमिनल है। जितने भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं उस पे, वो सारे के सारे सही हैं। और उन्हीं 5 जजेस में से 2 जज कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। आप सबूतों को फिर से देखिए, वो क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, वो निर्दोष। यानी कि जो 5 लोगों का ग्रुप बना था एक मत देने के लिए, एक डिसीजन देने के लिए, वो डिवाइड हो गया। ठीक है, बेंच क्या था, जजेस का था, लेकिन वहां पर जो है वो डिवाइड हो गए, यानी कि प्लूरल फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो इस स्थिति में आप उनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर दोगे। ठीक है, अगर 5 जज एक साथ एक डिसीजन देते हैं, वो कौन सी कंडीशन होगी, या फिर 5 में से कुछ जज अलग डिसीजन, कुछ जज अलग डिसीजन देते हो, तो वो कैसी कंडीशन बनेगी। ये वही जो है, यही बात होती है इस प्रकार के थॉट वाले कलेक्शन में। ठीक है, थॉट वाले कलेक्शन में इसी प्रकार की बातें होती है। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सी चीज है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये जो थॉट, ये जो थॉट पे बेस्ड है, ठीक है, ये जो थॉट पे बेस्ड है, इसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं। ग्रुप कितने भी लोगों का हो, ग्रुप कितने भी लोगों का हो, अगर डिसीजन उनका यूनाइटेड है, यानी कि सारे लोगों का डिसीजन एक ही है, यानी कि उसमें जो डिसीजन देने वाले हैं सारे लोग एक ही डिसीजन दे रहे हैं या एक ही डिसीजन से एग्री कर रहे हैं, तो वो जो होगा, उस कंडीशन में वो नाउन जो होगा वो सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, ठीक है, तो उस स्थिति में नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा, वो होगा सिंगुलर नाउन। तो उसके साथ वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर। ठीक है, अगर, यानी कि अगर कुछ लोगों का ग्रुप बना हुआ है किसी किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर डिसीजन देने का, अगर वो सारे डिसीजन, अगर वो सारे लोग डिसीजन एक ही दे रहे हो, या एक ही डिसीजन पर सारे लोग एग्री कर रहे हो, तो उस स्थिति में वो नाउन जो होगा, यानी कि वो कलेक्टिव नाउन जो होगा, उनका जो ग्रुप होगा,
यूनाइटेड होगा यानी कि वो सिंगुलर नाउन होंगे और उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। और अगर उनमें से कुछ लोग डिवाइडेड है, मतलब उनका मत, उनका डिसीजन डिवाइडेड है, अगर उनका डिसीजन डिवाइडेड है यानी सारे लोग एक बात से एग्री नहीं कर रहे हो, सब अपनी अलग अलग ओपिनियन बता रहे हो, सब अपने अलग अलग डिसीजन बता रहे हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में नाउन जो होगा वो होगा प्लूरल, वो होगा प्लूरल नाउन, और इसके साथ यूज होगा प्लूरल वर्ब। कैसा वर्ब यूज होगा मेरे भाई? प्लूरल वर्ब। ठीक है, यहां तक क्लियर? यानी कि यहाँ पे हमने क्या सीखा? अगर अगर कुछ लोगों का ग्रुप बना हुआ है, किसी भी टॉपिक पर या किसी भी केस पर आपको डिसीजन देना हो, ठीक है, और वहां पर कुछ लोगों का बेंच बना हुआ है, कुछ लोगों का ग्रुप है, अगर वो ग्रुप एक ही डिसीजन दे रहा हो, वो ग्रुप अगर एक ही डिसीजन से एग्री कर रहा हो, यानी कि वो यूनाइटेड है, किसी भी डिसीजन पर वो यूनाइटेड है, तो उस स्थिति में वो कलेक्शन, वो जो ग्रुप होगा, वो यूज किया जाएगा सिंगुलर नाउन के रूप में, और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। और अगर वही ग्रुप अपने अलग अलग डिसीजन दे रहे हो, यानी कि एक डिसीजन से एग्री नहीं कर रहे हो, यानी एक डिसीजन पर उनकी मत ना हो, तो उस स्थिति में जो कलेक्शन होगा, वो जो कलेक्टिव नाउन होगा, वो डिवाइडेड होंगे, यानी कि वो प्लूरल नाउन के रूप में यूज होगा, और उनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे अभी। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, एग्जाम्पल लिखता हूँ, द ज्यूरी is unable, the jury is unable to take decision, to take decision, स्पेलिंग माफ कीजिएगा, डिसीजन, ठीक है, the jury is unable to take decision, क्या कर रहा हूँ डिसीजन, ठीक है, ड्यू टू हियर different due to their different opinion, ठीक है, due to their different opinions, due to their different opinions, या फिर ठीक है। इस सेंटेंस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, एक यहां से है, ठीक है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, और ये पार्ट, ठीक है। आप बताएंगे यहाँ इस 4 के 4 पार्ट्स में गलती कहाँ पे है, ठीक है, आप बताएंगे इन चारों पार्ट्स में गलती कहाँ पे है। तो पढ़ते हैं पहले सेंटेंस को। सेंटेंस क्या कह रहा है? द ज्यूरी इज अनेबल टू टेक डिसीजन, यानी कि जो जूरी है, यानी कि जज का जो बेंच है उसी को जूरी कहते हैं, ठीक है, तो जजेस का जो बेंच है यानी कि ज्यूरी जो है वो इज अनेबल, यानी कि डिसीजन नहीं ले पा रही, ठीक है, इज अनेबल टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने में असमर्थ है, अनेबल है, ड्यू टू दियर डिफरेंट ओपिनियंस, अपने अलग अलग मत के कारण, यानी कि जो ज्यूरी है वो अपने अलग अलग मत के कारण जो है डिसीजन लेने में असमर्थ है,
यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ज्यूरी जो है डिवाइड हो जा रही है, यानी कि उसमें डिफरेंट ओपिनियंस आ जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर इस ज्यूरी का यूज हम प्लूरल नाउन के रूप में होगा। ठीक है, इस ज्यूरी का यूज जो होगा वो प्लूरल नाउन के रूप में होगा, और इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर है कौन सी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पर है कौन सी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, जो कि नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए थी आर। जब हमसे पूछेगा गलती कहाँ पे है, तो कहेंगे पहले पार्ट में। ठीक है, गलती कहाँ पे है, पहले पार्ट में। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और मैं लिखता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं और लिखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैं सारी चीजें आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है, और आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। वीडियो अच्छी लगती हो तो आप तुरंत शेयर करिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करिए। ठीक है, चलिए मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे जैसे द पार्लियामेंट इज यूनाइटेड ओवर द किसान इशू। ठीक है, द पार्लियामेंट इज यूनाइटेड, द पार्लियामेंट इज यूनाइटेड ओवर ओवर द किसान इशू। ठीक है, फिर लिखेंगे द पार्लियामेंट आर united over the किसान इशू। ठीक है, द पार्लियामेंट आर यूनाइटेड ओवर द किसान इशू। फिर लिखेंगे द पार्लियामेंट was the parliament was the parliament was divided, the parliament was divided over the किसान इशू। फिर लिखेंगे the parliament were divided over the किसान इशू। ये मैंने लिखा आपके सामने 4 सेंटेंस। मैंने आपके सामने कितने सेंटेंसेस लिखे मेरे भाई, 4 सेंटेंसेस। मैंने आपके सामने कितने सेंटेंस लिखे, 4 सेंटेंस। इन चारों सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ेंगे और आप बताएंगे कि इसमें गलती कहाँ पे। जल्दी से कमेंट्स में एक्टिव हो जाइए, कमेंट्स में बताइए यहाँ पर गलती कहाँ पे है। ठीक है, गलती कहाँ पे है वो बताइए, आप कमेंट्स में बताइए, जल्दी से बताइए। कमेंट्स में आप एक्टिव रहेंगे तो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा सही होगा, क्योंकि कमेंट्स में एक्टिव रहने से ना आप क्या चीजों का सही जवाब दे रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, वो सारी चीजें पता चलती हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है द पार्लियामेंट इज यूनाइटेड ओवर द किसान इशू। दूसरा सेंटेंस है द पार्लियामेंट आर यूनाइटेड ओवर द किसान इशू। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है यूनाइटेड, यहाँ पर वर्ड क्या हुआ है, यूज यूनाइटेड।
यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? एक मत है। पार्लियामेंट इज यूनाइटेड, यानी कि पार्लियामेंट क्या है? एक मत है, यानी कि एक डिसीजन दे रही है, यानी कि सहमति जाहिर कर रही है। पूरा पार्लियामेंट जो है वो सहमति जाहिर कर रही है। पार्लियामेंट में कोई डिस्प्यूट नहीं है, यानी कि उसमें कोई अलगाव नहीं हो रहा है, उनके डिसीजन में कोई अलगाव नहीं हो रहा है। इसलिए ये पार्लियामेंट का यूज कैसा होगा? सिंगुलर नाउन। अगर इस पार्लियामेंट का यूज सिंगुलर नाउन के रूप में होगा तो इसके साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? इसके साथ हमेशा यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी सिंगुलर। और यहाँ पर हुई है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की यूज, और यहाँ पर हुई है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की यूज। यानी कि ये सेंटेंस हमारा सही है, ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट यूनाइटेड है। ठीक है, पार्लियामेंट यूनाइटेड है। फिर अगले दो सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड ओवर द किसान इशू। फिर है द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द किसान इशू, यानी कि द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड ओवर द किसान इशू। फिर है द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द किसान इशू। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है डिवाइडेड, यानी कि ये अपने डिसीजन में तो है डिस्प्यूट, इनके डिसीजन में डिस्प्यूट है, यानी कि इसके डिसीजन में जो है सबकी अलग अलग ओपिनियन है, यानी कि वो एक मत नहीं बना पाए। इसलिए इस पार्लियामेंट का यूज हम प्लूरल नाउन के रूप में करेंगे। ठीक है, इस पार्लियामेंट का यूज हम प्लूरल नाउन के रूप में करेंगे, यानी कि यहाँ पर यूज जो हुआ है पार्लियामेंट प्लूरल नाउन के रूप में हुआ है, इसलिए इसके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी, कैसे होगी? वो होगी प्लूरल। ठीक है, कैसी होगी? प्लूरल। यहाँ पर है सिंगुलर है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है, ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से सही। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर सारी चीजें? यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें? चलिए, तो यहाँ पर हमारा होता है ये कलेक्टिव नाउन समाप्त, यानी कि कलेक्टिव नाउन जो होता है ये पूरी तरीके से अब जाकर के खत्म होगा। हमें काफी लंबा टाइम लगा इसको खत्म करने में, क्योंकि आकर के बस ऐसे ही समझा करके नहीं चले जाना है, आपको फील करवाना है ये सारी चीजें। ये सारी चीजें बहुत कम लोग बताते हैं हमारे। मैंने इतनी लंबी क्लास ली है कलेक्टिव नाउन की, इतनी लंबी क्लास नहीं लेगा कोई। तो आप कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। प्रैक्टिस की अलग से क्लास होगी, आप प्रैक्टिस भी करेंगे, अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, और बढ़ते हैं आज के बाद नाउन के अगले काइंड और लास्ट काइंड एज वेल, जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं, इस बात को भी आप लिखिए, या फिर आपको कहाँ समझने में दिक्कत हो रही है वो सारी चीजें लिखिएगा। ठीक है, कॉमेंट्स में आप लिखिए अपनी प्रॉब्लम को, ताकि मैं उस चीज को फिक्स कर पाऊँ, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आ पाऊँ। ठीक है, चलिए, नाउन का पांचवा काइंड है, पांचवा और आखिरी काइंड जो है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक, इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं मेरे भाई? भाववाचक संज्ञा। आप कहेंगे ये किस प्रकार का नाउन है? पता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसे हम देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, ये केवल फील किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो केवल फील किया जाता है। जैसे ऑनेस्टी, आप ईमानदारी को कभी देख नहीं पाएंगे, आप ईमानदारी को छू नहीं पाएंगे, ये रहा ईमानदारी, लो मैं छू लेता हूं उसको, ऐसा कुछ नहीं होगा। लव, प्यार, प्यार को आप कभी देख नहीं पाओगे, प्यार को आप कभी टच नहीं कर पाओगे। प्यार जो होता है ना, वो फील किया जाता है। हेट्रेड, घृणा, किसी से आप नफरत करते हो, वो नफरत आपको दिखेगी नहीं, ना ही आप उस नफरत को छू पाओगे, आप उस नफरत को फील करते हो। ठीक है, वो सारी चीजें, वो सारी चीजें
जिन्हें हम देख नहीं पाते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, ऐसे नाउन को जो है हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन लगता है। अप्रोक्स 60% अब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब में यूज किए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अप्रोक्स 60% ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज किए जाते हैं कैसे, कहाँ पे, वर्ब। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के, डेफिनेशन वगैरह के साथ पॉइंट लिखेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। The noun, the noun which identify, which identify quality, condition, quality, condition, यानी कि the noun which identify quality, condition or action, or action is called abstract noun। यानी कि the noun which identify quality, condition or action is called abstract noun। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे abstract noun। इसे जो है, इसे जो है सी मतलब देखा, तो देखना, इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, इट 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 कैन नाइदर, इट कैन, इट कैन नाइदर, इट कैन नाइदर, NEI, ठीक है, इट कैन नाइदर, नाइदर बी सीन, neither be seen nor touched, neither be seen nor touched, not touched, but can be, but can be felt। यानी कि ये, इसे जो है ना देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। यानी कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं फेल्ट ओनली। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये फेल्ट ओनली की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, ना इन्हें देखा जा सकता है, ना इन्हें छुआ जा सकता है, यानी ना ही इन्हें टच किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट होगा 60% ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बताया था 60% अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, 60% अब्स्ट्रैक्ट नाउन are used also in verb। मैंने आपको बताया था कि 60% लगभग अब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब में यूज किए जाते हैं। ठीक है, 60% अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर यूज्ड आल्सो इन वर्ब। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर।
चलिए, इसके कुछ नियम है, इसके कुछ नियम है। चलो, इसके कुछ नियम है, उसको भी लिखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है मेरे भाई? रूल नंबर फर्स्ट, अप्रोक्स 80% abstract नाउन। ठीक है, abstract नाउन, abstract नाउन, abstract नाउन का यूज सिंगुलर के रूप में होता है। सिंगुलर के रूप में वो भी कितना? 80%। यानी कि लगभग 80% जो abstract नाउन होते हैं उनका यूज सिंगुलर नाउन के रूप में होता है, और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, इनका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और abstract नाउन से पहले, ठीक है, वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल, नो आर्टिकल इससे पहले, abstract नाउन से पहले, abstract नाउन से पहले प्रायः यूजुअली हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखेंगे अगला रूल। अभी दो पॉइंट लगभग होंगे और समझने के लिए इसमें। ठीक है, चलिए नोट करते चलिए आप सभी मेरे साथ देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को, मजेदार सेशन है। ठीक है, बिल्कुल मजे से पढ़िए, आप मजे से एंजॉय करते हुए पढ़िए। चलिए, मैंने अभी बताया कि हम यूजुअली abstract नाउन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन अगर सेंटेंस का सेंस एबनॉर्मल है, यानी कि असाधारण है या पार्टिकुलर है, यानी कि उस सेंटेंस का सेंस पार्टिकुलर है, तो उस स्थिति में हम abstract नाउन से पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्या करेंगे भाई? आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, लिखेंगे आर्टिकल द का यूज होगा किससे पहले? abstract नाउन से पहले, abstract नाउन से पहले। लेकिन कब? यहाँ पर आप लिख लेंगे if the sense of sentence is particular or abnormal। ठीक है, ये यहाँ पर लिख लेंगे, जरूरी है। अगर सेंटेंस का सेंस जो है पार्टिकुलर है या एबनॉर्मल है, तो इस स्थिति में हम abstract नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर सारी चीजें? चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश इज अ इंग्लिश इज अ इंग्लिश इज अ इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लिखिए इंग्लिश आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आप बताएंगे इन दोनों में कौन सा सही है, किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज है। ठीक है, आप बताएंगे यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज है। पहला सेंटेंस है इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये इंग्लिश जो है ना भाई, इंग्लिश जो है यही हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इंग्लिश को ना ही देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। इंग्लिश को जो है फील किया जाता है। ठीक है, जो मैं करवा आप सभी को इंग्लिश फील हो तो करवा रहा हूं मैं। इंग्लिश को जो है फील किया जाता है। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इंग्लिश कैसी सब्जेक्ट है, कठिन सब्जेक्ट है, जो कि गलत बात है। इंग्लिश तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इंग्लिश आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर सेंटेंस का कोई सेंस एबनॉर्मल भी नहीं है। इस स्थिति में से पहले आर्टिकल द का यूज करना तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और हमने बताया 80% ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैंने भी बताया था 80% एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो सिमिलर के रूप में यूज होते हैं और उनके साथ सिमिलर यूज होता है। इसलिए सेंटेंस सही होगा, क्या होगा, गलत। एक एग्जांपल और लिखिए इंग्लिश ऑफ विवेक सर इज वेरी इजी। इंग्लिश ऑफ विवेक सर, इंग्लिश ऑफ विवेक सर इज वेरी इजी। ठीक है, फिर लिखेंगे द इंग्लिश ऑफ विवेक सर, इंग्लिश ऑफ विवेक सर इज वेरी इजी। चलिए, अब इन दोनों में बताइए कहाँ गलती है। आप देखिए सीधी बात कहेंगे कि यहाँ पर ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये जो होते हैं वो सिंगुलर के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, सिंगुलर के रूप में यूज किए जाते हैं, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी कि सेंटेंस सही होगा। यहाँ पर भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल द पे यूज किया गया है। मैंने बताया अगर सेंटेंस में सेंस एबनॉर्मल हो या पार्टिकुलर हो तो उस स्थिति में हम आर्टिकल से इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक चीज ध्यान रहे मेरे को, अगर किसी पर्सन का अगर किसी पर्सन का जो है अगर किसी पर्सन का अटैचमेंट हो किसी सब्जेक्ट के नाम से, ठीक है, अगर किसी भी पर्सन का अटैचमेंट हो जाए किसी सब्जेक्ट के नाम से, ठीक है, तो वो जो सब्जेक्ट होगा, ये जो सब्जेक्ट होगा ये टर्न हो जाएगा किसमें, कॉमन नाउन में। ये जो सब्जेक्ट टर्न हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन नाउन में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जो सब्जेक्ट का नाम होगा वो टर्न हो जाएगा किसमें, कॉमन नाउन में, और ये हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, ये हो जाएगा प्लूरल और इनके साथ होगा हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज, यानी कि ये दोनों सेंटेंस हमारे गलत हैं। अगर इसका सही सेंटेंस लिखना हो तो हम लिखेंगे द इंग्लिश
The English of Vivek sir. The English of Vivek sir are very easy. ठीक है, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। द इंग्लिश ऑफ विवेक सर आर वेरी इजी। यानी कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को अटैच कर दिया जाएगा किसी पर्सन के साथ, ठीक है, अगर किसी भी सब्जेक्ट को अटैच किया जाएगा किसी पर्सन के साथ, तो इस स्थिति में ये जो सब्जेक्ट होगा ये टर्न हो जाएगा कॉमन नाउन में, और उसका यूज होगा उसके कॉमन नाउन में टर्न हो जाएगा, और उसके साथ हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी प्लूरल। ठीक है, उसके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहीं पर आप लिख लीजिए, एक काम करिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए। आप लिखेंगे क्या, इफ द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, if the name of the subject, if the name of the subject, if the name of the subject attached with a person। ठीक है, तो ये जो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फाउल में। यानी कि ये जो यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होगा, नेम ऑफ सब्जेक्ट जो होगा, जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा किसमें, कन्वर्ट हो जाएगा कॉमन नाउन में, और हो जाएगा क्या, कॉमन नाउन में होगा वो भी होगा क्या, प्लूरल। इसलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि अगर सेंटेंस मतलब अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी भी पर्सन को अटैच कर दिया जाएगा, तो वो जो सब्जेक्ट का नाम होगा वो टर्न हो जाएगा किसमें, कॉमन नाउन में, और कॉमन नाउन में वो भी कैसा, प्लूरल होगा, और उसके साथ हमेशा यूज होगी कौन सी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बढ़िया है। चलिए ठीक है, अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लिखूं, और मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे नॉर्मल, जैसे कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स में लिखूं, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज किए जाते हैं क्योंकि उन्हें देखा नहीं जा सकता है, ना ही उन्हें छुआ जा सकता है, उन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है। तो कुछ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लिखेंगे आप फिजिक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथ्स, मैथ्स, साइंस, मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये कुछ है सब्जेक्ट, क्या है कुछ सब्जेक्ट। और कुछ एग्जांपल्स इनके देखा जाए, देखिए अगर कुछ और एग्जांपल्स देखे जाएंगे तो वो हैं, अगर नॉर्मल एग्जांपल्स देखे जाएं तो इसमें है ऑनेस्टी, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं भाई, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, लव, हेट्रेड,
ठीक है, हेट्रेड, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी, लव, हेटर, हेट्रेड, फॉरगिवनेस, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, enjoyment, 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 childhood। क्या आप अपने बचपन को देख पाओगे जब से छू पाओगे? बचपना सिर्फ महसूस किया जाता है भाई, ठीक है। बचपना जो है वो सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है। ये सारे क्या हैं? सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहाँ तक नोट कर दीजिए। मेरे भाई कुछ ऐसे सफिक्स और प्रीफिक्स, कुछ ऐसे सफिक्स और प्रीफिक्स, कुछ ऐसे जो है सफिक्स या फिर प्रीफिक्स होते हैं जिनको जो है किसी भी रूट में, यानी कि किसी भी वर्ड के बेसिक यूनिट या बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, ठीक है, किसी भी वर्ड के बेसिक फॉर्म में ऐड करके उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। ऐसे कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। उसको भी लिख लीजिए आप मेरे साथ। जैसे ईशन, शन, ठीक है, ठीक है, एल वाई, ईशन, शन, एल वाई, ईशन, ईशन, ऑन, ईशन, ऑन, ऑन होगा, ठीक है, ऑन, ऑन। और मेंट, मेंट होगा, मेंट, एशन, शन, एल वाई, फिर एन, ठीक है, मेंट, नेस, मेंट के बाद नेस, मेंट के बाद नेस, मेंट के बाद नेस। और कुछ जैसे हुड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, हुड, शिप, हुड शिप, ठीक है। मेंट मैंने लिख दिया है, हुड लिख दिया है, टी वाई, ठीक है, टी वाई ऑनेस्टी में टी वाई लगा हुआ है ना, टी वाई, आर वाई, आर वाई, वाई, आई एस एम, आई एस एम, एंस इंस, ए एन सी ई और ई एन सी ई, ई एन सी ई, और ये ए है भाई, ए एन सी ई और ई एन सी ई, ठीक है। और टी ई आर और आई ई डी, ठीक, टी ई आर और आई ई डी। और कई बार सेंटेंस के एंड में एच सिर्फ लगा करके जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। यानी कि ये कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स हैं, मैंने जैसे लिखा हुआ कुछ, एशन, ईशन, एल वाई, आई टी आई ओ एन, मेंट, नेस, हुड, शिप, ठीक है, आर वाई, वाई, आई एस एम, एंस, इंस, ठीक है। ये कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स हैं जिनको किसी भी वर्ड के, यानी कि किसी भी वर्ड के बेसिक फॉर्म में ऐड करके उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है, ठीक है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। उसे क्या कहता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। जैसे अगर इसके एग्जांपल्स देखे जाए उसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और मैं कुछ सब लिखूंगा।
जैसे जैसे लिखेंगे रिवाइज, ठीक है, रिवाइज, डिसाइड, डिसाइड, रिवाइज, डिसाइड, मैनेज, मैनेज, रिवाइज, डिसाइड, मैनेज, थिंक, 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 डिस्टर्ब, 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 पोएट। चलिए, इतने इतने जो है कितने हो गए, छह। छह को हम बदलेंगे किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिवाइज में ऐसा क्या सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ा जाए जिससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए इसमें आई होंगे, वो क्या होगा, रिवीजन, ठीक है। क्या होगा, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्म जो होगा वो रिवीजन होगा। डिसाइड का होगा डिसीजन, डिसाइड का क्या होगा, डिसीजन। मैनेज का हो जाएगा मैनेजर या मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। थिंक का हो जाएगा थिंकिंग, थिंक का हो जाएगा थिंकिंग। डिस्टर्ब का होगा डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस। और पोएट का हो जाएगा पोएट्री, पोएट्री क्या होगा, पोएट्री। तो इस तरीके से कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स को जोड़ करके वर्ड के बेसिक फॉर्म में, ठीक है, यानी कि रूट वर्ड में ऐड करके जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो मेरे भाई, नाउन हमारा, यानी कि नाउन के सारे काइंड्स यहीं पर हमारे समाप्त होते हैं। यानी कि हमने पूरी तरीके से नाउन के सभी काइंड्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है। और इसके बाद संभवतः कल या फिर अगली क्लास में जो है हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में हो जाए। अगली क्लास जो होगी वो प्रैक्टिस क्लास होगी, उसके लिए मैं कुछ नोट्स प्रिपेयर करूंगा, उसी से मैं आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चंस लेके आऊंगा और वहां से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो में अगर कोई भी डाउट रहता है पूरे सेशन में तो आप उस डाउट को कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बाय।